तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 जो हमारा है 10वीं का अम्ल, क्षारक एवं लवण, इंग्लिश में एसिड, बेसिस एंड साल्ट, जिसमें हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग वगैरह। फिर सेम क्षारक और लवण, और भी इसमें कुछ कंपाउंड होंगे जो आपके सिलेबस में है। साधारण नमक, NH4Cl, अमोनिया, क्लोराइड, या नौसादर, ये इस तरीके प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गए इस चैप्टर में। तो ये हमारा अध्याय जो 2 है ये पूरा का पूरा खत्म करेंगे हम, एक एक करके, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक। तो हो सकता है 2 पार्ट में हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में सारा का सारा हो। तो हमारा अध्याय 2 है ये, अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम बात करते हैं अम्ल की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल क्या होता है? एसिड, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड आप लोगों ने सुना होगा खट्टे पदार्थ, उसका गुण होता है कि कैसा होता है, खट्टे होता है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे इमली, नींबू, इन सिरका, इन सब ये सब खट्टे हो जाती हैं, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है अम्ल। तो अम्ल की अगर हम बात करें, तो अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे केमिस्ट्री के अनुसार, या आर्हीनियस, उन्होंने एक व्यक्ति थे आर्हीनियस, क्या नाम था? आर्हीनियस। आर्हीनियस, आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस जो थे उन्होंने 1884 में, अब 1884 में अम्ल को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, तथा इसके अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाता है। यहां पर देखिएगा, आर्हीनियस ने कहा गया कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में सिर्फ H प्लस आयन देते हैं, सिर्फ H प्लस आयन देते हैं बस, उसके अलावा कोई और धनायन नहीं देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? सिर्फ H प्लस। जिनको घोला जाए पानी में तो क्या दें? सिर्फ H प्लस आयन दें, तो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। उसके अलावा कोई और धनायन नहीं होगा। जैसे हम अगर देखें, अगर हम मान लो जैसे कि अब उदाहरण की बात करें इसमें, जैसे HCl हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4, और भी हो गए जैसे हमारा एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब इनकी अगर बात करें तो जब इनको पानी में घोला जाएगा तो क्या देंगे? HCl क्या बनाएगा हमारा? H प्लस और OH, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस आयन आ रहा है, धनात्मक सिर्फ एक ही आयन आ रहा है, क्या कहलाएगा हमारा? अम्ल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें HNO3 की, HNO3, तो ये पानी में जब घुलेगा तो क्या देगा हमारा? H प्लस प्लस NO3 माइनस आयन देगा। ये होते हैं हमारे एक्वस, कोष्टक में लिख लिया जाता है एक्वस, AQ, AQ का मतलब होता है एक्वस। यहाँ पर भी बात करें तो AQ मतलब जली है, AQ से मतलब है कि जली विलयन है, या पानी, एक्वस। यहाँ पर भी AQ लिखा होगा, AQ से मतलब है कि एक्वस या जल में घुल रहा है। यहाँ पर भी AQ होगा, सेम इधर होगा A और Q, इससे मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन है। सेम अगर H2SO4 की बात करें, H2SO4, जब इसको पानी में घोला जाएगा तो यहाँ पे AQ लिख देते हैं ताकि पता चलता रहे। अब ये क्या बनाएगा? 2H प्लस SO4 माइनस माइनस आयन में भूल जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जितने भी अम्ल हैं तो सभी में क्या हो रहा है? H प्लस आयन ही आ रहा है जलीय विलयन में। तो जब H प्लस आयन आए, सिर्फ H प्लस आयन आए, तो क्या कहलाएगा? अम्ल। या वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में सिर्फ H प्लस आयन देते हैं, उसके अलावा कोई और धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं हमारे? अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद
हम बात किए हैं कि अम्ल आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या करता है, H प्लस आयन देता है। क्या करता है, H प्लस आयन देता है। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो H प्लस आयन है यह घुलकर के पानी में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इस बात को एकदम याद रखना है, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम 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 आयन। हाइड्रोनियम आयन होता है हमारा H3O प्लस आयन। इसके लिए अगर हम बात करें, देखें अगर जैसे हम बात करते हैं H प्लस हो गया, HCl हो गया, प्लस का H2O, तो ये क्या बनाएगा हमारा, जब ये आयनित होंगे तो H3O प्लस बनाएगा प्लस Cl माइनस। ये चीज एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि अम्ल क्या करते हैं, जब H प्लस जो आयन आता है तो जल के अणु से मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, तो वो जो H प्लस आयन होता है तो जल के अणु से मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये एक बात एकदम याद रखना है कि अम्ल जब वियोजित होते हैं या अपघटित होता है तो H प्लस आयन क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये बात एकदम याद रखना है, H प्लस आयन वाली, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अम्ल की चारकता भी हम पढ़ रहे थे, अम्ल या एसिड। अब इसकी बात करते हैं, तो हमारा अम्ल हो चुका है। अब बात करते हैं अम्ल की क्षारकता। हेडिंग होती है अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता की अगर हम बात करें तो हमारे एक अणु या अम्ल के, यहां पे लिख सकते हैं, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन अणुओं की संख्या, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, अम्ल के एक अणु में, जैसे हम कोई अम्ल ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर HCl की, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन अणुओं की संख्या या हाइड्रोजन आयनों की संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या कहलाती है, हमारे अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे हम बात करें HCl है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो अम्ल की क्षारकता कितनी हो गई, एक। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन से प्रतिस्थापनशील हैं, दो। अगर ऐसे इसका देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर हम बात करें जैसे H प्लस 2H प्लस और प्लस का SO4 माइनस माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पर इनके अम्ल की क्षारकता को इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन आयनों की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। अब जितने अणु उसके जितने आयन प्रतिस्थापित होंगे वह उसकी क्षारकता कहलाएगी। तो ये एक क्षारकी हो गया, जैसे HCl है, या अगर बात करें हम तो HCl, HNO3, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एक क्षारकी है, एक क्षारकी, एक क्षारकी। जितनी संख्या उनकी प्रतिस्थापनशील होगी उतनी ही क्षारकी कहलाएंगे। जैसे एक क्षारकी हो गया, और भी हमारे होते हैं जैसे CH3 COOH, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन निकल कर जाएगा। यहाँ पर अगर देखें इस तरीके से इनका अगर रिएक्शंस को देखें कि किस तरीके से ब्रेक होता है, तो CH3 COOH है, तो ये अगर टूटेगा तो हमारा CH3 COO माइनस और प्लस का H प्लस। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक हाइड्रोजन निकल रहा है और बाकी माइनस आयन है इसमें हाइड्रोजन, लेकिन प्रतिस्थापनशील कितना है, सिर्फ एक। ये क्या कहलाएगा, एक क्षारकी कहलाएगा। द्विक्षारकी जैसे H2SO4, ये हमारा कहलाएगा द्विक्षारकी, द्विक्षारकी। और भी है, जैसे बात करें H2CO3, ये हमारा द्विक्षारकी कहलाता है। अब त्रिक्षारकी H3PO4, ये हमारा कहलाता है त्रिक्षारकी। इसमें देख रहे हैं तीन हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या कहलाएगा हमारा, त्रिक्षारकी। हमारा ये क्या कहलाएगा,
त्रिचार की। तो अम्ल की क्षारकता याद रखिएगा कि अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सा है, जितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं उतनी उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता। बस सिंपल सा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार, जैसे दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल होते हैं। अब बात करते हैं हम अम्लों के प्रकार। अभी तक हम बात कर रहे थे अम्ल क्या होता है, अम्ल की क्षारकता पढ़ लिए हैं, अम्ल पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, अम्ल की क्षारकता। अब हम बात करते हैं अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, अगर अम्लों के प्रकार में बात करें तो इनके दो प्रकार से हो जाता है हमारा। एक होता है प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा दुर्बल या कमजोर या वीक दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल बहुत इजी है, एकदम सिंपल सा है। यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं प्रबल अम्ल की। अगर हम बात करें किसकी, प्रबल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया, जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। एकदम सिंपल सा है। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H प्लस देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी उसमें उपस्थित होंगे H प्लस आयन, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे या हाइड्रोजन में क्या होंगे, टूट जाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की बात करें, जैसे हमारा प्रबल अम्लों की बात करें तो हमारा होता है HCl। अगर HCl होता है तो यहाँ पर क्या करता है, H प्लस आयन निकाल देता है और प्लस का Cl एक ही है, इसमें पूरा का पूरा दे देता है। बात करें H2SO4 की, तो इसमें क्या हो गया, दो आयन है, दोनों निकाल देता है, 2H प्लस निकाल देता है, प्लस SO4 निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी आयन उपस्थित है, हाइड्रोजन अणु उपस्थित है, वो पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, H प्लस आयन देते हैं। याद रखिएगा कि पूर्णतः आयनित हो जाना, कहने का मतलब जितने भी अम्ल में H प्लस आयन होंगे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे या आयनित हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा, हमारा प्रबल अम्ल कहलाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल इसमें एकदम सिंपल सा है, इसमें बिल्कुल शार्ट सा, इसी का जस्ट उल्टा है। यहां पर है हमारा वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। यहां पर क्या होगा, आंशिक आयन होंगे और कम मात्रा में देंगे, क्या करेंगे, कम मात्रा में देंगे। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में आयनित होने पर या जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अर्थात कम H प्लस आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। अब बात करें दुर्बल अम्ल कहलाते हैं जैसे अभी अभी हम यहां पर एक एग्जांपल इसके पहले पढ़े थे, ऑक्जेलिक अम्ल, सॉरी ऑक्जेलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सबसे अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। एसिटिक अम्ल की बात करें अगर हम, तो जैसे हमारा होता है CH3COOH, तो ये क्या करता है तो इसके पास 4 H, लेकिन कितना देगा, सिर्फ 1 H देता है। ये क्या बना लेता है, H प्लस प्लस CH3COO माइनस। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही H प्लस दे रहा है। प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन कितना है, एक है तो हाइड्रोजन 3, लेकिन कितना, एक ही प्रतिस्थापित कर पा रहा है। ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल।
दुर्बल अम्ल के और है जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCN हो गया, HCN। और भी एग्जांपल है ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पर लिख सकते हैं आप उदाहरण के लिए ऑक्जेलिक अम्ल, या और भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जितने होते हैं सारे के सारे दुर्बल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी तरीके से H प्लस आयन नहीं होते, या आंशिक रूप से आयनित होते हैं, या कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो पूरी तरीके से वियोजित हो जाए, याद रखिएगा प्रबल अम्ल एकदम सिंपल है, H प्लस आयन क्या होंगे, अधिक या पूरे, ठीक है, जितने उसमें उपस्थित होंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रबल। और सेम इधर जो दुर्बल होगा तो क्या कहलाएगा, जिसमें कम H प्लस आएंगे, या H प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे, या पूरी तरीके से आयनित नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा हमारा दुर्बल अम्ल। इस साइड क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल, अगर अधिक या पूरी तरीके से वियोजित हो रहा है, या जितने भी H हाइड्रोजन आयन उसमें उपस्थित है तो पूरे क्या कर देता है, निकाल देता है या आयनित हो जाता है, तो क्या कहलाता है हमारा प्रबल अम्ल। बस याद रखना, एकदम कम मात्रा में अगर हो तो दुर्बल, अधिक हो तो प्रबल। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब बात करते हैं अम्ल, हमारा हो गया अम्ल, हो गया अम्ल के प्रकार हो गए, और अम्ल की क्षारकता भी हो गई। अब बात करते हैं हम अम्लों के भौतिक गुण। क्या बात करते हैं, अम्लों के भौतिक गुण, भौतिक गुण। अगर भौतिक गुण की बात करें तो नंबर एक पहले ही बताए थे स्टार्टिंग में कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा एक और चीज होता है पहचानने का, लिटमस पेपर होता है हमारा, क्या होता है, लिटमस पेपर। ये क्या करते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सबसे अच्छा ये एकदम बिल्कुल याद रखना है, ये रीजन या ये इसके भौतिक गुण होता है जिसको हमको क्या करना है, एकदम बिल्कुल याद करके रखना है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो सभी को पता है। क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, याद रखना है एकदम। नंबर तीसरा अगर बात करें, एक और लिख लें, जो हमारे प्रबल अम्ल जो होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल संक्षारक, संक्षारक होते हैं। संक्षारक होने से मतलब है कि ये क्या करते हैं, ये कपड़ा, कागज, कागज तथा लकड़ी आदि को क्या कर देते हैं, लकड़ी आदि को गला देते हैं। सुने होंगे एसिड अटैक वगैरह, ये क्या होते हैं, जो हमारे प्रबल अम्ल होते हैं क्या करते हैं, कपड़ा, कागज या हल्की वस्तुएं इस तरीके जो होती हैं कमजोर सी, इनको तुरंत क्या कर देते हैं, जला देते हैं, गला देते हैं, सॉरी, गल जाता है इनमें आने पर, तो संक्षारक का काम करते हैं। याद रखना, तीन ही भौतिक गुण बहुत हैं, एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और प्रबल अम्ल जो होते हैं, प्रबल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। बहुत एकदम सिंपल सा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमारा होगा किसके साथ हम क्रियाएं करते हैं, तो दो तीन इसमें ये पढ़ लेंगे जिससे हमारा पर्याप्त सिलेबस के लिए। अगला हेडिंग हमारा आएगा रासायनिक गुण। अब हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो अगर हम बात करें अम्लों की रासायनिक गुण, तो इसमें होता है क्या, दो तीन कंपाउंड से, दो तीन तरह के तत्वों से इसमें रिएक्शन करवा देना है, सिंपल सा। तो नंबर एक की बात करें, अम्लों की धातुओं से क्रिया। नंबर एक कर देते हैं हम धातुओं से क्रिया। इसमें क्या आएगा, ये क्या करती हैं कि जो अम्ल में हाइड्रोजन जो उपस्थित होता है उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अम्ल अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन
विस्थापित करते हैं, विस्थापित करती करता है करते हैं करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या निकलती है, ठीक है, मुक्त होती है। एकदम सिंपल सा है। धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2 गैस, सीधे एकदम आंख बंद करके लगे, कोई भी अम्ल ले लेते हैं हम, कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं H2SO4 को ले लेते हैं, H2SO4 H2SO4 ले लेते हैं, कोई भी सक्रिय धातु, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि अम्ल, हिंदी से अम्ल प्लस सक्रिय धातु, सक्रिय धातु रिएक्शन करके क्या बनाती है हमारा अम्ल प्लस, तो यहाँ पर क्या बनता है लवण, और प्लस क्या बनता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। एकदम ये बिल्कुल याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस की बननी है। जब ये याद रहेगी कि हाइड्रोजन गैस बननी है तो यहाँ पर कोई भी अम्ल रख दो, जैसे हम रख देते हैं H2SO4, और यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या, हमारा सक्रिय धातु कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं Zn, क्या ले लेते हैं Zn, जिंक, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2, बस एकदम सिंपल सा। देखो बैलेंस भी है, तो ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होगा जिंक सल्फाइड हमारा कहलाएगा, क्या बना लेगा हमारा ये जिंक सल्फाइड, तो बिल्कुल सॉरी सल्फेट होगा, जिंक सल्फेट हो गई, ये क्या होगा हमारा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बना लेगा, और ये है हमारा क्या सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए हम अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि H2 क्या किया फिर से स्थापित हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया Zn हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है। और भी एक दो रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे रासायनिक गुण हमारा पहला हो गया धातुओं से क्रिया, तो याद रखना एकदम जब धातुओं से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो इसमें कंपाउंड हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं इसका दूसरी अभिक्रिया कि अम्लों की, किससे अम्लों की धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, काफी बड़ा हो गया, से अभिक्रिया, से अभिक्रिया, ये भी एकदम सिंपल रिएक्शन है, लंबा सा लिखा हुआ है कि धातु कार्बोनेट मतलब कोई धातु होगी और उसमें कार्बोनेट जुड़ा होगा, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो ये जब अभिक्रिया करते हैं तो इसमें सिंपल सा है एक कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलती है, क्योंकि ये कार्बोनेट जो होता है CO3 होता है हमारा, तो CO3 के कारण इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलनी है। बस एकदम सिंपल सा है, बिल्कुल दिमाग में याद रखना है कि अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु निकालते हैं, तो इसलिए सिंपल याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ही निकालना है। तो इसके रिएक्शंस की बात करें, अगर हिंदी लिखना है तो लिख लेते हैं कि धातु अम्ल, सेम है लंबा हो जाएगा, लिखना चाहते लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल धातु ऑक्साइडों, धातु कार्बोनेट सॉरी धातु कार्बोनेट कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेटों कार्बोनेट कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल से याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका रिएक्शन की बात करें, जैसे हम सिंपल सा कोई धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 होता है, और हाइड्रोजन की बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो NaHCO3 हो गया। देखो एकदम सिंपल सा है। और यहाँ पर कोई अम्ल ले लेते हैं तो अम्ल हम ले लेते हैं HCl, जैसे ले लेते हैं HCl ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं HCl। देखना एकदम सिंपल सा बन के तैयार हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, इधर इधर नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा था,
ये चलो कोई बात नहीं, इधर दिखाई दे रहा है, ऊपर रिएक्शन ऊपर लिख लेते हैं हम, रिएक्शन इसका ऊपर लिख लेते हैं, ये हिंदी है तो यहाँ पर ऊपर इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। इनके रिएक्शंस की बात करें तो अभी हम बता रहे थे कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, धातु अम्ल, सॉरी अम्ल, अब प्लस किसकी बात कर रहे थे, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी सिंपल सा, ये भी हमारा क्या बनाता है, लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बताए थे वहां पर, ये क्या बनेगा, लवण प्लस जल और प्लस क्या बनेगा, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिख देते हैं। तो याद रखना CO2 जरूर बनेगी, यहाँ पर अभी हम थ्योरी में भी लिखे हैं कि CO2 जरूर बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल की बात करें हम, कोई भी हम ले लेते हैं, मान लो HCl ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, धातु कार्बोनेट, तो लिख लेते हैं Na2CO3 हो गया। अब देखना यहाँ पर क्या बनेगा, हमें पता है कि CO2 तो निकलनी ही निकलनी है, तो यहाँ पे लिख दो CO2 प्लस जल निकालना था H2O, तो बचा क्या, Na और Cl बचा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस का NaCl। इसको बैलेंस कर देते हैं, दो इधर है, दो इधर भी करना पड़ेगा, तो दो इधर भी करना पड़ेगा, देखो दो HCl है, दो हो गया, O3 है तो दो और एक, ये तीन, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो जैसे HCl ले लेते हैं, HCl अगर ले लेते हैं प्लस का NaHCO3 ले लो, NaHCO3 ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा हमारा, NaCl बनना ही बनना है, प्लस H2O बनना ही बनना है, और प्लस CO2, बस बैलेंस करने में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो बैलेंस कर लेते हैं, 2 है इधर, इधर एकदम इतने बस ये याद रखना है कि हमारा क्या बन रहा है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करेगा तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर यही अभिक्रिया हमारी सक्रिय धातुओं से होगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। याद रखना है क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अभी एक बार और हम कर लेते हैं, बात करते हैं हम धात्विक ऑक्साइडों से, एक इसका रासायनिक गुण और पढ़ लेते हैं, बस 3 ही बहुत हैं, उसके बाद इसका उपयोग हो जाएगा। करते हैं अम्लों की धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। ये अब बात करते हैं धातु ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बात कर लेते हैं किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यहां पर भी एकदम सिंपल सा है कि जल का एक अणु बनेगा, लवण तथा जल बनेगा, तो यहां पर हिंदी लिखें तो लिख सकते हैं कि अम्लों की धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कराने पर, धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराने पर क्या बनाता है, जल या लवण प्लस जल। एकदम सिंपल याद रखना है कि जिस ऑक्साइड होगा जिसका, उसका लवण बनेगा और क्या बनेगा हमारा, जल का एक अणु बनेगा, बस लवण तथा जल बनाते हैं, तथा लिख लें यहाँ पर, प्लस लिख लें कोई बात नहीं, लवण तथा जल बनाता है, ठीक है, जल बनता है। अब देखो अगर हम धातु ऑक्साइड की बात करें तो कोई ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO ले लेते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO ले लेते हैं, और इस साइड हमारा कोई भी अम्ल ले लेते हैं, सिंपल सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो कंपाउंड बन करके तैयार हो जाएगा एकदम सिंपल सा है, कैल्शियम क्लोराइड बना लो, CaCl2 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O, CaCl2 प्लस का H2O, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, ये लो, ये हमारा क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या कहलाता है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, क्या कहलाता है, कैल्शियम क्लोराइड। ये अगर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया हमारा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, एकदम सिंपल सा है, ठीक है, ऑक्साइड क्लोराइड। और ये क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसको इसके बारे में पता ही है H2O के बारे में सभी। ये हमारे तीन क्या हो गए, भौतिक वो सॉरी रासायनिक गुण। एक बार हमने क्या किया, धातुओं से अभिक्रिया करा, फिर हमने कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा दिया, एक बार हमने किससे करवा दिया, धातु ऑक्साइडों से करवा दिया। बहुत एकदम सिंपल सा है, तीनों को अभिक्रिया याद रखना है, एक एक रिएक्शन याद रखना है, बहुत ईजी है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा आएगा इनके उपयोग की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अम्लों के उपयोग की बात करते हैं। यहां पर हम डालते हैं अम्लों के उपयोग। अभी तक हम पढ़ लिए अम्ल क्या होता है, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्ल की क्षारकता, अम्लों के प्रकार। अब हम बात करते हैं अम्लों के उपयोग की, कि अम्ल अगर ऐसे पूछे तो हम सीधे लिख सकते हैं उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, और भी चीजें बहुत सारी, कपड़ा उद्योग में और पेट्रोलियम में। लेकिन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक एक करके, कि लगभग दो तीन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अम्ल कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, HCl की, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, किसकी, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग या HCl के, क्लियर, HCl के उपयोग HCl के उपयोग। दो तीन चीजें हम इसमें लिख सकते हैं HCl के उपयोग में, बहुत एकदम सिंपल सा है। जैसे क्लोराइड बनाने में और क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोराइड के जो भी होते हैं कंपाउंड, क्लोराइड या क्लोराइड बनाने में, या क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस बनाने में। और भी इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग या यस्दीकरण, वस्त्र उद्योग हो गया हमारा क्या में, और नंबर 2 लिख सकते हैं, इसका नंबर 1 लिख सकते हैं, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और ये वस्त्र उद्योग में कलाई करने में या रंग चढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी जैसे इसका हो गया कपड़ा, ये हमारा किसमें होता है, वस्त्र उद्योग में कपड़े रंगने में, लिख लो कपड़े रंगने में। और यहां पर है देख सकते हैं यस्दीकरण कहलाता है हमारा, यस्दीकरण हमारा कहलाता है कलई करना, क्या कहलाता है, कलई। या अब यस्दीकरण से मतलब है, या कलई करने से पहले यस्दीकरण में लिख सकते हैं, यस्दीकरण में लोहे की चादरों में, लोहे की चादरों में, जब हम देखते हैं कि लोहे के चादर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जब उसमें पेंट करना होता है तो लोहे के चादरों को साफ करने के काम आता है, लोहे के चादरों को साफ करने के, क्या करने के, साफ करने के। याद रखना है कि HCl का प्रयोग कहां कहां हो जाता है, क्लोरीन गैस बनाने में, वस्त्र उद्योग में, कपड़े रंगने में, वस्त्र उद्योग में, यस्दीकरण से मतलब है, यस्दीकरण में लोहे की चादरों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है क्या करने में काम किया जाता है, लोहे की चादरों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 3 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं हम दूसरे किसी अम्ल की और बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है HNO3 की बात कर लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल की। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल में किसके किसका कहां कहां प्रयोग होता है, उर्वरक विस्फोटक बनाने में, नंबर 1 लिख सकते हो, विस्फोटक आप जानते ही है, जो बम बम होते हैं या हथियार जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। और भी हो गए जैसे औषधियों में विस्फोटक, और यहाँ पर दूसरे नंबर को लिख सकते हैं औषधियों में, औषधियों में हो गया। और भी हमारे इसके उपयोग हैं, जैसे अभी कुछ चीजें होती हैं इसका उपयोग हम कर सकते हैं, वो होता है जैसे औषधि बनाने में हो गया, विस्फोटक बनाने में, और इसका रंग बनाने में भी काम किया जाता है, रंग बनाने में,
काय में, रंग बनाने में। और सोने की जो हमारी चीजें होती हैं, सोने और चांदी की, उनको शुद्ध करने में, जैसे खदानों से निकाला जाता है, अयस्क के रूप में होता है, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, सोने और चांदी के शोधन में, चांदी और सोने के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, HNO3 का उपयोग किया जाता है। और भी अब एक हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण अम्ल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारा होता है एक H2SO4, H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर H2SO4 अम्ल का उपयोग काफी हमारा प्रबल अम्ल के अंतर्गत आ जाता है, H2SO4, H2SO4 के उपयोग, या इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां पर लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका भी नाइट्रिक अम्ल की तरह इसका भी उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। रमा विस्फोटक में भी इसका उपयोग किया जाता है, विस्फोटक बनाने में। कहाँ किया जाता है, विस्फोटक बनाने में किया जाता है। और भी है, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम के शोधन में का इसका उपयोग किया जाता है, किसमें, पेट्रोलियम के शोधन में, सीधे लिख लो, पेट्रोलियम के शोधन में। और जो हमारे पास जो बैटरियां आती हैं लिक्विड वाली, लेड बैटरियां, तो उसमें भी इसका काम किया जाता है, लेड बैटरियों, लेड बैटरियों में किया था, किस काम के लिए, विद्युत अपघट्ट के रूप में, विद्युत अपघट्ट के रूप में। और भी उपयोग है लेकिन हम इतने लिख लेते हैं, बहुत है। विद्युत अपघट्ट के रूप में लेड बैटरियों में किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया एकदम। अगर खाली ऐसे लिख के आ जाता सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बताइए तो इनको बता देना है। अगर आ जाता है कि अम्लों के उपयोग बताइए तो एक साइड से कुछ भी लिख दीजिएगा, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, पेट्रोलियम, लेड बैटरी, और वहां पर इसके पहले जो लिखे थे कलाई करने में, और या लोहे की चादरों को पेंट करने से पहले साफ करने में, दैट मीन्स एसिडीकरण हो गया। और भी चीजें हैं। तो अभी अभी हम पढ़ लिए थे पूरा अम्ल। अब हम बात करेंगे क्षारकों की, किसकी, क्षारक की। क्षारक क्या होते हैं, बेसेस, BASES, याद रखना, बेसेस इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, क्षारक की। तो क्षारक जस्ट अम्ल का उल्टा होता है। अम्ल हमारा क्या कर रहा था कि H प्लस आयन दे रहा था, क्या दे रहा था, H प्लस आयन। यहां पर देगा ये OH माइनस आयन, बस इतना अंतर है। देखिएगा, वे पदार्थ या वे यौगिक, या वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल, क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, OH माइनस, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस। तो क्या करते हैं, अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। एकदम याद रखिएगा। अगर H प्लस आयन देते हैं तो अम्ल होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब एक चीज और यहां पर याद रखिएगा, OH माइनस आयन मतलब कहने का हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त, अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं। ये चीज एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर दीजिएगा, नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं।
ये चीज यहां से मिटा देते हैं। देखिएगा, वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई और ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? क्षारक कहलाते हैं। एकदम याद रखिएगा। जैसे सबसे NaOH बहुत बार सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है जलीय विलयन में? Na+ देता है और OH माइनस। तो ये हमारा OH माइनस के कारण क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन। और इसके अलावा कोई और ऋण आयन यहाँ पर नहीं है, तो क्या कहलाया हमारा? क्षारक। क्या कहलाया? क्षारक। और भी जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी हमारा क्या कहलाया? क्षारक। यहाँ पर क्या हो गया? NH4+ बनाएगा, प्लस का OH माइनस बनाएगा। याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल आयन आ रहा है और उसके अलावा कोई और ऋण आयन नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाएगा हमारा? क्षारक। वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई और ऋण आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? क्षारक कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक दो चीजें और होती हैं, क्षारक और क्षार। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि क्षारक क्या होता है और क्षार क्या होता है। याद रखिएगा। इसको मिटा देते हैं इधर से, थोड़ा सा पूरा मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, क्षारक चल रहा है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि एक चीज और होती है कि जल में ये घुल जाते हैं, कुछ क्षारक घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जल में यहाँ पर हम अगर क्षार की बात करें कि क्षार क्या होता है, क्षारक अलग होता है, क्षार अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। क्षार, क्षार को अंग्रेजी में कहते हैं एल्काली, एल्काली, ऐसे एल्काली, ठीक है, ALKALI, एल्काली। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्षारक क्या होता है, तो वो सॉरी क्षार, तो जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। हो गई और KOH हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? क्षार कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? पानी में घुल जाते हैं। यहाँ पर नोट होता है, एक इंपॉर्टेंट नोट होता है, बहुत बार पूछ लेते हैं, मास्टर पूछ लेते हैं, या और भी लोग उसमें एग्जाम में भी पूछ लेता है कि क्षारक और क्षार क्या होता है। यहाँ पर हम एक चीज लिख देते हैं, जैसे सभी क्षार, सभी क्षार, याद रखिएगा, सभी क्षार, क्योंकि क्षारक के ही बने होते हैं क्षार, जो घुल जाते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं? सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? सभी क्षार क्षारक होते हैं। लेकिन सभी क्षारक, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। क्षार तो क्षारक होंगे, लेकिन क्षारक क्षार नहीं होंगे। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे क्षारकों के प्रकार की। अब हम बात करते हैं क्षारकों के प्रकार, क्या कि क्षारकों के प्रकार, ये भी सेम ही दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो गया प्रबल क्षारक, दूसरा हो गया दुर्बल क्षारक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हो गया हमारा क्या? प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, और इस साइड हो गया हमारा दुर्बल, क्या हो गया? दुर्बल क्षारक। बिल्कुल सेम जैसा अम्ल में था वैसा इधर भी है। अगर हम बात करते हैं किसकी? प्रबल क्षारक की, प्रबल क्षारक की, तो प्रबल क्षारक हमारा क्या होता है? वे क्षारक, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया 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 आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? प्रबल क्षारक।
या पूर्णतः ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, या पूर्णतः वियोजित होकर हो जाते हैं, या हाइड्रोक्सिल यहाँ पर आगे लिख सकते हो, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, याद रखिए। जैसे अम्ल में था पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। इसके उदाहरण लिख लीजिए, जैसे हमारा हो गया, जैसे ये वाला मार्कर दिखाई दे रहा है, देखो रानी उधर से, जैसे KOH, KOH अगर हम बात करें, KOH का रिएक्शन अगर लिखें तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, K अलग हो गया, K प्लस अलग हो गया, और प्लस का क्या बना रहा है? OH माइनस, KOH हो गया, तो OH माइनस हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापन हो गया, मतलब पूरी तरीके से जो आयनित हो जाता है, एकदम सिंपल से है, KOH हो गया। और भी एग्जांपल है हमारे, जैसे लिख लेते हैं NaOH हो गया, ये बहुत बार देखते हैं सामने, ये ज्यादातर यूज होता है। NH और BaOH एक हो जाता है हमारा, BaOH का होल ट्वाइस होगा, BaOH का होल, ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्रबल क्षारक के। अगर हम बात करें दुर्बल क्षारक की, अब दूसरी टॉपिक है हमारा, जैसे दुर्बल क्षारक, तो दुर्बल क्या होता है? इसी के जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? इसी के जस्ट उल्टा। जैसे हेडिंग डालते हैं हम, क्या? दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक ये होते हैं, जैसे इसमें अभी हमने रखा कि पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जो वे क्षारक, यहाँ पर जस्ट उल्टा है इसका, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित, ऐसे लिखो, पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, प्रबल क्षारक। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक। बिल्कुल सिंपल सा, एकदम। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। तो ये प्रबल लिखते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल, दुर्बल क्षारक। क्या कहलाते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होता है हमारा AlOH का होल्स राइस है, तो यहाँ पर होल्स राइस। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जो एक यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, तीनों वियोजित होंगे, लेकिन एक एक करके होते हैं, हो तो जाते हैं, लेकिन हमारा हो गया AlOH का होल्स राइस, कमा हो गया हमारा, और NH4OH हो गया, NH4OH। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? दुर्बल क्षारक। याद रखिएगा, क्षारक के कितने प्रकार के हो गए? प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ऐसे उधर भी था, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, वहां पर भी यही था कि जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से H प्लस आयन दे देते हैं, तो हमारे प्रबल कहलाते थे, और जो पूरी तरीके से नहीं दे रहे थे, तो वे हमारे क्या कहलाते थे? दुर्बल अम्ल कहलाते थे। सेम इधर है, क्षारक में जो पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, तो हमारे प्रबल क्षारक, जो पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक। एकदम सिंपल सा है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब अगला टॉपिक हमारा होगा, बात कर रहे हैं हम क्षारक या क्षारों की अम्लता या क्षारक की अम्लता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या है कि क्षारक की अम्लता। अभी तक हम बात कर रहे थे अम्लों की क्षारकता, यहाँ पर क्या है? अम्लता या अम्लीयता लिख देते हैं, अम्लीयता, अम्लीयता। ठीक है, क्या है? क्षारक की अम्लीयता। अब यहाँ पर सिंपल सा, जैसे उसमें था कि प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन आयनों की संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्षारकों की या क्षारकों की या क्षारक की, ऐसे लिख दो, क्षारक के एक अणु के एक अणु
में उपस्थित प्रतिस्थापनशील क्या है, यह प्रतिस्थापन योग्य प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या, हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या, हाइड्रोक्सिल आयन समझ रहे हैं ना, OH माइनस, क्या होता है OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। याद रखिएगा, क्षारक के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है। और जितने होंगे उतनी उसकी अम्लीयता कहलाएगी। जहां पर वहां पर हम क्या कह रहे थे, एक क्षार की, द्विक्षार की, त्रिक्षार की, एक अम्लीय, द्वि अम्लीय और त्रिअम्लीयता, तो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, अम्लीयता क्या कहलाएगी, एक होगी और दो होगी। अब जैसे बात करते हैं हम एक की बात करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं जैसे NH4OH हो गया, और हो गया हमारा KCN हो गया, KCN हो गया, KOH हो गया, ये क्षारक के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भले ही OH नहीं है, लेकिन ये इसको क्षारक के अंतर्गत ही गिना जाता है। याद रखिएगा, पोटेशियम साइनाइड कहलाता है। अब यहाँ पर KOH हो गया, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसको सीधे OH ऐसे लिख लो, ये वाला याद रखना, KOH। ये कितना हो गया, इसकी क्षारकता कितनी है, इसमें एक है, इसकी कितनी क्षारकता, अम्लीयता कहलाएगी, एक। या अब और देखो, जैसे हमारा हो गया CaOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा हो गया खमा। और भी होते हैं जैसे MgOH हो गया, MgOH हो गया, ये कितने हैं, दो क्षार की, वो दो अम्लीयता, इनकी अम्लीयता कितनी हो गई, दो। और भी हो गया जैसे FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, ये भी हमारा क्या है, तीन क्षार की, तीन अम्लीयता, सॉरी इनकी अम्लीयता कितनी हो गई, तीन। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कितना OH निकलेगा, एक, इधर से कितना निकलेगा, दो, इधर से भी कितना निकलेगा, MgO2 होता है, OH का इधर से दो निकलेगा, इधर से तीन निकलेगा, तो कितना हो गया हमारे। याद रखिएगा, प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम बिल्कुल याद रखना है। प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है, क्षारकों की अम्लीयता कहलाती है। उसके बाद अब हमारा आएगा अम्लों के भौतिक गुण। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, अम्लों के भौतिक गुण। हम बात कर रहे हैं अब क्षारकों के भौतिक गुण, क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण में याद रखना है, एकदम सिंपल सा एक एक करके पढ़ लेते हैं, चार छह पॉइंट। ये सबसे पहले हमारा वहां पर क्या हो रहा था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा था हम, यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा हो रहा होता है कि ये क्या करता है, क्षारक, क्षार का विलयन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, क्षार का विलयन लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और देखो इसी में लिख लो, इसका स्वाद या इनका स्वाद कैसा होता है, खारा होता है, इनका स्वाद खारा होता है। ये कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, कैसे होते हैं, चिपचिपे भी लिख सकते हैं, ये कैसे होते हैं, ये चिपचिपे पदार्थ होते हैं, या इनका जली विलयन कैसा होता है, चिपचिपा होता है, चिपचिपे होते हैं। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, अगला पॉइंट जैसे अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो और भी लिख सकते हैं इसमें, क्षार स्पर्श करने पे कैसे होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। याद रखने के, इनको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे याद रहेगा। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल, किससे, अम्ल से, ये अम्लों से, अम्लों से क्रिया करके
क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। और भी इसके लिख सकते हैं, ये क्या करते हैं, प्रबल क्षार जो होते हैं ये अम्लों की तरह ही क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। प्रबल क्षार क्या होते हैं? प्रबल क्षार संक्षारक होते हैं। प्रबल क्षार संचारक कैसे होते हैं? ये भी क्या करते हैं, कपड़ा, तमा, जैसे कागज, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गई, क्या हो गई, लकड़ी आदि को क्या कर देते हैं, गला देते हैं, आदि को गला देते हैं। याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, संक्षारक होते हैं। यहाँ पर 2-3 पॉइंट है, इनको बिल्कुल एकदम कंसिस्ट कर लीजिएगा। और भी अगर लिखना चाहो तो और भी हो गया, इसका अलग से लिख सकते हो, स्वाद खट्टा हो गया, चिपचिपा होते हैं, साबुन के तरह होते हैं, इतने पर्याप्त हैं। तो इनको एक एक करके याद रखना है। क्षारकों के भौतिक गुण, नंबर 1, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, चिपचिपे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खारे होते हैं, अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। प्रबल क्षार क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। एकदम याद रखना, बहुत ही सिंपल सा है, अम्लों की तरह। अगर अम्ल याद हो गया तो ये भी जस्ट इसका उल्टा करते जाना है। हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अगली चीज इसके रासायनिक गुणों की। तो अब हम बात करते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणों की। यहाँ पर हम बात करते हैं क्या है कि क्षारकों के रासायनिक गुण। एकदम 3 पढ़ेंगे, इसमें भी, वहां पर 2-3 पढ़े थे, इसमें भी 3 तो पढ़ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं नंबर 1, वहां पर भी हम धातुओं से क्रिया किए थे, यहाँ पे भी धातुओं से कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, धातुओं से क्रिया, नंबर 1 लिख लेते हैं, धातु से क्रिया, धातुओं से क्रिया, धातु से क्रिया। तो ये क्षारक क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करके, लिखना हो तो लिख लो हिंदी से ऐसे, क्षारक धातुओं से क्रिया करके, कैसे, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहां पर भी क्या था, पहले भी वहां पर क्या था, हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न हो रही थी, यहां पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न हो रही है। जैसे हम बात करते हैं, कोई ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर Zn ले लेते हैं और NaOH ले लेते हैं, सेम। वहां पर हमने Zn और H2SO4 HCl लिया था, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, Zn, यह हमारा क्या हो गया, जिंक, ये हमारी धातु हो गई, प्लस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर सीधे से याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, उत्पन्न नहीं करेगा, बाकी जो बचेगा तो इधर बचेगा। तो Zn हमारा हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, Zn2 और सॉरी Na2 ZnO2 बचता है, Na2 ZnO2, ये हमारा कहलाता है सोडियम जिंकेट। क्या कहलाता है, सोडियम जिंकेट कहलाता है, सोडियम जिंकेट, ZnO2, Na2 ZnO2 क्या कहलाता है, हमारा सोडियम जिंकेट, और H2 गैस बन जाती है। एकदम सिंपल सा याद रखना है कि NaOH हो गया और उधर क्या हो गया। अब इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, बस देखो अब बैलेंस हो गया, Zn हो गया, H2 हो गया, उधर H2 हो गया, Zn हो गया, Zn और O2 बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सोडियम जिंकेट बनाता है, क्या है, से क्रिया करके, जिंक से क्रिया करके, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना है, धातुओं से क्रिया करने पर क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। बस एक ही लाइन याद रखनी है, सोडियम या क्षारक धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं।
नंबर दूसरा अगर हम पढ़ लेते हैं इसका, नंबर दूसरा पढ़ लेते हैं, ये हो गया हमारा अधातु ऑक्साइडों से अपक्रिया। किससे? अधातु ऑक्साइडों से। नंबर हमारा एक हो गया धातु ऑक्साइडों से, नंबर बात कर लेते हैं अधातु ऑक्साइडों से। अधातु ऑक्साइडों से, ऑक्साइडों से अपक्रिया, क्रिया, ठीक है। तो ये जब धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करती है तो याद रखना लवण तथा जल बनाते हैं। क्या यहाँ पर याद रखते हैं? क्षारक, क्षारक अधातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करके, अधातु ऑक्साइडों से क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल, लवण तथा जल बनाते हैं। याद रखिएगा क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। अब यहाँ पर इसके अगर रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी लवण तथा जल बनाते हैं किससे? ऑक्साइडों से। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं NaOH ही ले लेते हैं, और प्लस हम क्या ले लेते हैं? CO2 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, धातु ऑक्साइड CO2 ले लेते हैं। NaOH हो गया प्लस CO2 हो गया। ये रिएक्शन क्या करके क्या बनाते हैं? हमारा लवण तथा जल। तो हमारा जल H2O बन गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na2CO3 बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? Na2CO3, जो क्या कहलाता है? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बना लेगा। क्या बना लेगा? Na2CO3। इसको क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ये लवण होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया। और ये हमारा क्या कहलाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, अब हो गया जल। सिंपल सी बात है। अब ये हो गया हमारे दो, हो गया। एक और कोई पढ़ लेते हैं इसमें से। अभी हम मान लेते हैं लवण, वो सॉरी, अम्लों से क्रिया कर लेते हैं सीधे से, लवण तथा जल बनाते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया। अगला पॉइंट करते हैं हम, ये है हमारा अम्लों के साथ क्रिया। अगला क्या कर सकते हैं? अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों से क्रिया। ये और सिंपल है। यहाँ पर लिख सकते हैं लवण, सॉरी, क्षारक अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते। हो गया। क्या करते हैं? क्षारक अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसमें हम कोई भी एक क्षारक ले लेते हैं, हम वही सेम NaOH ले लेते हैं, और प्लस मान लो कोई अम्ल ले लेते हैं तो HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। इसको देखना, लवण हमारा NaCl, और प्लस हमारा क्या बना ले रहा है? H2O, H2O। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखो, OH इसका निकल आया, H इसका निकल आया, और ये NaCl और OH, तो क्या बना लिया? ये याद रखना है, कहीं पर भी अम्लों की जब भी क्षारकों या क्षारों से क्रिया होती है तो लवण तथा जल ही बनता है। ये एकदम बिल्कुल माइंड सेट बना लीजिएगा कि अम्लों से क्रिया करने पर क्षारकों की लवण तथा जल बनता है। यूनिवर्सल है, कहीं पर भी अप्लाई होगा। अरे कोई भी अगर अम्ल और कोई भी लवण है, सॉरी क्षार है, तो लवण और जल ही बनेगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा एक एक करके पॉइंट। तीनों पॉइंट हो गए हमारे, तीन बहुत हैं, और भी हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तीन रासायनिक गुण बहुत हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसके उपयोग की? क्षारकों के उपयोग की। हम अब बात करते हैं क्षारकों के उपयोग की। काहे के? क्षारकों के उपयोग। अभी तक हमारा देख रहे थे कि पहले हमारा क्या था? क्षारकों के अम्लों के उपयोग में एक एक करके पढ़ लिए थे। इसमें भी उसी तरीके से पढ़ लेते हैं, कुछ अम्लों के जैसे हमारे, वो सॉरी, कुछ क्षारकों के जितने हमारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। NaOH काफी इंपॉर्टेंट है, या बहुत ज्यादा जाना माना होता है। तो बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के उपयोग। क्योंकि ये क्या है? एक क्षारक है। इसकी बात हम कर लेते हैं कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अगर इकट्ठा पूछ ले तो सब एक साथ लिख दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ये दिखाएं कि हम किसके उपयोग कहाँ पर कर रहे हैं।
तो इसका उपयोग हमारा होता है, जैसे नंबर 1 करके यहाँ पर अगर एक डाल दिए यहाँ पर रकम, तो साबुन हो गया हमारा, साबुन तथा धावन सोडा के निर्माण में इसका काम होता है। काय में? धावन सोडा, साबुन तथा धावन सोडा में के निर्माण में हो गया। और बात करें अगला पॉइंट, अगर हम बात करें तो इसका उपयोग हमारा किसमें हो जाता है? रेयान के निर्माण में। रेयान समझ रहे हैं आप, कपड़े अपड़े जो बनते हैं, तो रेयान के निर्माण में, काय के? रेयान के निर्माण में हो गया। और भी इसके उपयोग हो जाते हैं, अनेक रसायनों में हो जाते हैं। कागज व लुगदी उद्योग में भी होता है। अरे कागज कागज व लुगदी उद्योग में, लुगदी उद्योग में हो जाता है। और भी इसका बात करते हैं तो और भी अनेक रसायनों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे जो रसायन बनाए जाते हैं, केमिकल बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग हो जाता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अनेक रसायनों में, काय में? अनेक रसायनों में हो गया। और भी देखो दूसरा हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे हम अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, यहाँ पर इसका फार्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, NaOH होता है, क्या होता है? NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो गलती से ऑक्साइड लिख गया था, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH, सफेदी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, और कपड़ा उद्योग में, कठोर जल को मृदु बनाने में, ये सारी चीजें होती हैं हमारे काहे के लिए हो जाती है, किस काम के वो आती है हमारे शरीर का क्षारकों का उपयोग हो जाए। अगर एक एक करके बात करते हैं तो अलग अलग लिख देना, अगर ऐसे आ जाता है कि क्षारकों का उपयोग, तो इनमें से 4-6 पॉइंट आपको लिख देना है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, वो सॉरी, ये क्षारक वाला टॉपिक खत्म हो गया, अम्ल वाला खत्म हो गया। बाकी चीजें जो है हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अम्ल और क्षारक हमारा कंप्लीट हो गया।